हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अत्रे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेजर इकोसिस्टम। तो मेजर इकोसिस्टम का मतलब ये है कि अर्थ पूरा एक जब से शुरू हुआ है तब से अर्थ एक सबसे बड़ा एक इकोसिस्टम रहा है, जिसके अंदर सभी तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स या तो एक दूसरे के साथ और साथ में अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ कंटिन्यूसली इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इकोसिस्टम टोटल नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक या आर्टिफिशियल या मैन मेड जो भी कहो, मेनली दो टाइप के होते हैं। नेचुरल के अंदर दो आते हैं, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। अभी टेरेस्ट्रियल के भी अंदर हमने पढ़ा था जैसे कि फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट आता है। एक्वेटिक के अंदर तीन टाइप होते हैं, मरीन, फ्रेश वाटर और एस्चुराइन वाटर। एस्चुराइन वाटर का मतलब है जहाँ पे रिवर वाटर और मराइन वाटर दोनों कॉमन पॉइंट है, वहाँ पे जहाँ पे से वो मर्ज होता है वो पॉइंट, उसे एस्चुरी कहते हैं। फ्रेश वाटर के अंदर दो टाइप के होते हैं, लोटिक एंड लेंटिक। लोटिक का मतलब है फ्लोइंग वाटर, जब रनिंग वाटर, और लेंटिक का मतलब है स्टैंडिंग वाटर। ठीक है, तो लेंटिक वाटर के अंदर पॉन्ड और लेक आता है, लोटिक के अंदर रिवर आता है, स्ट्रीम आता है, ये सब लोटिक के अंदर आता है। आर्टिफिशियल के अंदर एग्रीकल्चर है, एक्वेरियम है, अर्बन डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियल है। अभी दूसरे भी हम गिन सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है। ये सब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम ही है, काइंड ऑफ। ठीक है, तो अब हम पूरा ये सभी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला आएगा, इसमें सबसे बड़ा है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ठीक है, हमारे अर्थ पे सबसे ज्यादा वाटर है, और वाटर के बाद बड़ा इकोसिस्टम और इम्पोर्टेंट सिस्टम देखे तो दो आता है मेनली। एक तो डेजर्ट इकोसिस्टम आता है, दूसरा फॉरेस्ट इकोसिस्टम आता है। ग्रासलैंड है पर उतना बड़ा नहीं है। ठीक है, फॉरेस्ट और डेजर्ट, टेरेस्ट्रियल में दो बड़े इकोसिस्टम है। अब पहले बात करते हैं फॉरेस्ट की। तो बताया ऐसे कि फॉरेस्ट में आपको डेजर्ट से ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है। ठीक है, these स्पेशल ecosystems आर होम्स टू थाउजेंड ऑफ स्पीसीज एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फूड चेन और फूड वेब प्रोवाइड कर रहे हैं पूरी। ठीक है, इसमें बायोलॉजिकल कम्युनिटीज भी आपको कई सारी देखने को मिलेगी। 1993 के एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 19.5 ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज अंडर फॉरेस्ट कवर। पूरा मतलब कि इंडिया का 19.5% ऑफ जो लैंड है वो फॉरेस्ट कवर से कवर्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे हम छह टाइप के फॉरेस्ट पढ़ेंगे, देखेंगे। पढ़ेंगे क्या, देखेंगे। ठीक है, वो उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, वो ऐसा किया गया है कि मंथली मीन टेम्परेचर वो एरिया में क्या रहता है, कितना कितनी बारिश होती है, कि सोइल टाइप क्या है, ये सारी चीज़ों में वो कौन से एरिया में है, ये सारी चीज़ों में से उसको मेनली छः पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला आता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, दूसरा है ट्रॉपिकल दूसरा है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। तीसरा है ट्रॉपिकल श्रब फॉरेस्ट। चौथा है टेम्परेट
रेन फॉरेस्ट। पांचवा है टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। ये पांच हुए। और छठा है एवरग्रीन कोनिफेरस फॉरेस्ट। ये मेनली छह टाइप के फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है फॉरेस्ट का। तो फॉरेस्ट कई सारी चीज़ों में इम्पोर्टेंट है। जैसे जैसे कि वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को रेगुलेट करता है। जो वाटर साइकिल है पूरी अपनी अर्थ की, अपने अपने एरिया में अलग अलग हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स होती है, वो सबको अपनी तरह से रेगुलेट करते हैं। दूसरा, शेल्टर और फूड प्रोवाइड करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्टली सभी ऑर्गेनिजम्स को। डिकम्पोजर्स हो गए, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, सभी आ गए। एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन को भी कंट्रोल करता है और एनवायरनमेंट को अपने से वो उतना रिफ्रेश रखता है। वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है सोइल में, क्योंकि रूट्स है तो वो अपना वाटर अपटेक बढ़ा लेते हैं। ठीक है। टू रिड्यूस द एब्रेशन ऑफ सोइल ड्यू टू फ्लड्स, स्टॉर्म्स एंड हेवी विंड्स। अब एब्रेशन इज अ काइंड ऑफ वेदरिंग प्रोसेस ऑफ सोइल, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सोइल, by wind, by water, by any physical, chemical और biological process। ठीक है। अब फॉरेस्ट के अंदर भी सेम बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट आएंगे। ठीक है। तो उसमें पहला बायोटिक के अंदर भी कैसे, पहले प्रोड्यूसर्स आएगा, तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज होते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो नीम का पत्ता है वही सभी जगह यहाँ के नीम का पेड़ है तो वहाँ सभी जगह नीम का पेड़ सेम होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। कई सारे रीजन में अलग अलग तरह के अलग अलग क्लाइमेट के हिसाब से पेड़ होते हैं। ठीक है। तो पहला है डेसिडियस ट्रीज। जो ट्रीज विंटर में अपने पूरे पत्ते झाड़ देते हैं या उसको शेड ऑफ कर देते हैं, उससे हम डेसिडियस ट्रीज कहते हैं। एवरग्रीन्स के जो ट्रीज अपने सारे पत्ते थ्रू आउट द ईयर अपने पास ही रखते हैं, लाइक वो शेड ऑफ नहीं करते, उसको हम एवरग्रीन ट्रीज कहते हैं। कोनिफेरस, लाइक वो जो ट्रीज हम हिमालयन रीजन्स में देखते हैं उसको हम कोनिफेरस ट्रीज कहते हैं। डेजर्ट ट्रीज लाइक केक्टस एंड ऑल, वो उसमें क्या होता है कि उसमें लीव्स की जगह वहाँ पे कांटे होते हैं। ठीक है। मैंग्रोव ट्रीज इन कोस्टल एंड रिवर डेल्टा रीजन्स। ठीक है। तो वहाँ पे मैंग्रोव हमको देखने को मिलते हैं। दूसरे आ गए कंज्यूमर्स, insects like ants, beetles, flies, spiders, birds, and other herbivores such as deer, squirrels, mongoose, elephants, etc. सेकेंडरी में कार्निवोरस आ गए, स्नेक्स, बर्ड्स, फॉक्स, जैकल, एक्सेट्रा। टर्शरी में लायंस, टाइगर्स, हॉक्स, कई नाम है, ये सारे एग्जाम्पल है। आप कोई भी नाम सोच सकते हो, आप कोई भी नाम लिख सकते हो। ठीक है। तीसरा आ गया डिकम्पोजर्स। कोई भी फूड चेन ले लो, कोई भी फूड वेब ले लो, पहला प्रोड्यूसर आएगा, दूसरा कंज्यूमर आएगा, तीसरा डिकम्पोजर आएगा। बायोटिक कंपोनेंट में ये सारे आएंगे ही आएंगे। ठीक है। तो डिकम्पोजर्स में क्या आ गया, फंगाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, अर्थवॉर्म, सब आते हैं। ठीक है। एबायोटिक में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड मिनरल सब्सटेंस। ठीक है। वाटर, एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, रेनफॉल, सॉइल कैपेसिटी, पीएच, टेम्परेचर, सब आते हैं। ठीक है। तो ये बस ये काइंड ऑफ इंफॉर्मेटिव वीडियो हो गया है मेजर इकोसिस्टम का। इसमें याद रखने की ऐसा जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकली आपने एक बार पढ़ लिया तो आपको आ जाएगा। ठीक है। तो हमने एक मेजर इकोसिस्टम तो पढ़ भी लिया। दूसरा है ग्रासलैंड। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम बेसिकली क्या है कि इसमें फॉरेस्ट इकोसिस्टम में
फॉरेस्ट कवर ज्यादातर ट्रीज से रहता है। ऐसा नहीं है कि उसमें ग्रास होगा ही नहीं, ग्रास हो गए, पर डोमिनेंट स्पीसीज होगी वो ट्री स्पीसीज होगी। यहाँ पे क्या होगा, इससे उल्टा होगा कि डोमिनेंट स्पीसीज ग्रास हो गए अलग अलग तरह के, उसमें ट्रीज का परसेंटेज ओवरऑल 19% के आसपास होगा टोटल पॉपुलेशन में से। ठीक है, तो उसमें 3 टाइप है, प्रेरीज, प्लेन्स एंड सवानास। ग्रासलैंड के 3 टाइप्स है, प्रेरीज, प्लेन्स एंड सवानास। ये तीनों टाइप भी ट्रीज का कितना परसेंटेज है उस पे डिफ्रेंशिएट किया गया है। उसमें भी कोई इतना डिफ्रेंशिएट करने वाला चीज़ है नहीं, जो भी है वो अपने ट्री का प्रेजेंट कितना है। लाइक प्रेरीज है तो उसमें 10% से कम होगा, प्लेन्स है तो 20 से 30% से ज़्यादा होगा। इससे परसेंटेज वाइज ट्रीज का पॉपुलेशन कितना है पर्टिकुलर ग्रासलैंड में, उसके लिए ही इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो अब ग्रासलैंड इकोसिस्टम का फंक्शन क्या होगा, सेम है, टू इंक्रीज द फर्टिलिटी सोइल एंड रेगुलेट द प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम। ठीक है, टू प्रोवाइड शेल्टर एंड फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द एनिमल, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स, to reduce the leaching of minerals due to low rainfall, to have more cultivated grass and grain crops. Again, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स आ गए। बायोटिक में ग्रीन प्लांट्स हो गए, ग्रास हो गए, बुश, श्रब्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स में ग्रास होपर, रेबिट, माइस, डियर, शीप, काउ। सेकेंडरी में लिजार्ड, स्नेक्स हो गए। टर्शरी में हॉक, ईगल, ये सब आते हैं। डिकम्पोजर्स में बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अदर। एबायोटिक में टेम्परेचर, रेनफॉल, सनलाइट, पीएच, मिनरल्स, मॉइस्चर इन ग्रास। ठीक है, ये हो गया ग्रासलैंड इकोसिस्टम। मैंने कहा इसी इसी तरह ये पूरा इंफॉर्मेटिव काइंड ऑफ वीडियो है, इसमें कुछ एक बार समझ लिया फिर दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तीसरा, जैसे कि मैंने बताया आपको कि तीसरा और बड़ा वाला इकोसिस्टम है डेजर्ट इकोसिस्टम। ये अगले 2 हमने जो इकोसिस्टम पढ़े उससे थोड़ा डिफरेंट होगा, थोड़ा नहीं कई ज्यादा हो सकता है। ठीक है, the region where evaporation exceed precipitations are called desert. The precipitation is usually less than 25 centimeter per year. हम सभी जगह हम अपना रेनफॉल को मेजर करते हैं, पर जहाँ पे 25 सेंटीमीटर पर ईयर से भी कम वाटर प्रेसिपिटेशन होता है उसको हम डेजर्ट कहते हैं। अबाउट 1/3 ऑफ द वर्ल्ड इज कवर्ड बाय डेजर्ट. It has little species diversity and consists of drought resistance and drought avoiding plants. ठीक है, द एटमोसफियर इज वेरी ड्राई hence it is poor insulator, so the soil gets cooled up quickly and making it very dry, hence it is sorry the soil is soil gets cooled up very quickly and making the nights cool based on climatic conditions. They are dividing as tropical deserts. Sahara and Namibia in Africa and Thar in Rajasthan are driest tropical deserts. Temperate deserts, Mojave in South California with hot days time temperature and cool in winters is temperate desert. जहाँ पे टेम्परेचर वेरिएंट्स आने के बाद वो अपने तरह से वो बिहेव करते हैं। लाइक रात को ठंडे हो गया, विंटर को ठंडा हो गया, समर को थोड़ा गर्म रहता है, इस तरह। कोल्ड डेजर्ट्स, गोबी डेजर्ट्स इन चाइना हैज कोल्ड विंटर्स एंड वार्म समर्स. Desert plants and animals are having most adaptations for conservation of water. Many plants show very deep roots to the tap the ground water. Many plants have waxy thick cuticle over the leaf to reduce loss of water through transpiration. Desert animals like insects and reptiles have thick outer coverings to minimize loss of water. वहाँ पे वाटर होता ही नहीं है, तो वाटर इज अ बेसिक नेसेसिटी फॉर द ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो वाटर लॉस जितना भी कम हो
उतना उन सभी स्पीसीज के लिए अच्छा है। तो वो क्या करेंगे, मिनिमम लॉस ऑफ वाटर हो अपने बॉडी में से, ऐसा मैकेनिज्म एडप्ट करेंगे। दे यूजुअली लिव इनसाइड द बोरोस वेयर ह्यूमिडिटी इज बेटर एंड हीट इज लेस। There are several species of mammals in the desert. Camels can be considered as the mammal and are known as cars of the desert. इसमें भी बायोटिक एंड एबायोटिक है। इट इंक्लूड्स nutrient present in the soil and aerial environment. Biotic components. There are shrubs, especially bushes, some grass, and few trees. Sometimes few succulent like cacti are also present. Some lower plants like lichens and xerophytic mosses may also be present. Xerophytic जैसे कई सारी टर्मिनोलॉजी है, हम अगले कई वीडियोस में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कंज्यूमर्स लाइक रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, बर्ड्स, मेमल्स एंड कैमल्स। Decomposers, there are very few, as due to poor vegetation, the amount of dead organic matter is also less. There are some fungi and bacteria, most of them are thermophilic. अब ये पूरा पढ़ लिया हमने डेजर्ट इकोसिस्टम, ठीक है। अब आएगा एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी हमने जैसे पढ़ा था कि मरीन, फ्रेश एंड एस्चुरान वाटर आएगा। उसमें मरीन के अंदर अपने सॉरी फ्रेश वाटर के अंदर लोटिक एंड लेंटिक आएगा, ठीक है। अबाउट 70% ऑफ द अर्थ टोटल सरफेस इज अंडर द एक्वेटिक इकोसिस्टम। About 97% of the total water on the earth is in ocean and seas. And aquatic ecosystem may be classified as under, जो मैंने आपको पूरा ग्राफ बताया था कि एक्वेटिक इकोसिस्टम मरीन, फ्रेश, एस्चुराइन, फ्रेश के अंदर लोटिक, लेंटिक, लोटिक के अंदर रिवर, स्ट्रीम, लेंटिक के अंदर पॉन्ड, लेक, ऐसे। अब प्रोड्यूसर्स, एक्वेटिक इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स कौन होगा? प्लैंक्टन्स होंगे। तो क्या है प्लैंक्टन्स? फ्री फ्लोटिंग माइक्रोब्स विच कुड नॉट स्विम इन वेव्स एंड करंट कॉल्ड फाइटोप्लैंक्टन्स एंड टाइनी ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन दिस फाइटोप्लैंक्टन्स आर कॉल्ड जूप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स जिसमें क्लोरोफिल कंटेंट होते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं, उसे फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। और जो फाइटोप्लैंक्टन्स को खाता है वो जूप्लैंक्टन्स भी होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। नेक्टॉन्स, दीज आर गुड स्विमर्स विच इंक्लूड स्मॉल फिशेस, turtles, and big fishes. Benthos mostly reside at the floor of water bodies like sponges, crawfish, oysters, and octopi. मरीन इकोसिस्टम। अब जो हमने एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर जो सब पार्ट किए थे उसमें से पहला मरीन इकोसिस्टम। Marine ecosystem is the largest ecosystem present on the earth and it is characterized by the highest concentration of salt and minerals which take it more stable. Which make it more stable. Marine ecosystem play a key role in survival of 22,50,000 marine species. That's a very large amount of species, serving as a food for humans and other organisms and give a huge variety of sea products and drugs. It provides us iron, phosphorus, magnesium, oil, sand, gravel, and natural gas. It includes 4 major oceans, from the biggest to smallest. They are Pacific, Atlantic, Indian, and Arctic. In oceanic ecosystems, salinity, light, nutrients, and water current are crucial factors rather than the temperature and rainfall. Oceans are major sink of carbon dioxide and play an important role in carbon cycle. Hydrological cycle is also governed by marine ecosystem. जो भी प्रेसिपिटेशन होता है, जो भी बारिश होती है, वो 90% वो जो प्रेसिपिटेशन होता है, ठीक है, सॉरी इवापोरेशन होता है जो पानी का, वो मोस्टली मरीन एनवायरनमेंट में से ही होता है, ठीक है। और कई ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का सिक्वेस्ट्रेशन वो मरीन इकोसिस्टम करती है। अब उसके अंदर आता है दूसरा ओपन सी। इट इज डीपर पार्ट ऑफ ओशियन अवे फ्रॉम सबमर्ज पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 zones. Euphotic zone, it receives enough light and having more productivity due to photosynthesis process. दूसरा है bathyal zone, it receives dim light. And तीसरा है abyssal zone, it is 1.5 to 5 kilometer deep dark zone. It has no solar energy, so it is an incomplete ecosystem, though it is the largest ecological unit. ठीक है। मरियाना ट्रेंच है वो 11 किलोमीटर डीप पाया गया है, ठीक है। मतलब abyssal zone is way bigger than bathyal and euphotic zone. Euphotic zone is a very
शेलो जोन आई थिंक, ठीक है, वो उतना ज्यादा डीप नहीं है। अब कंपोनेंट्स ऑफ मरीन इकोसिस्टम, अगेन बायोटिक एबायोटिक आएगा। एबायोटिक में द सॉल्ट concentration in open sea is usually 3.5%, while the dominant ions are sodium chloride, sulfur, magnesium and calcium. Biotic producers, these are autotrophs, mainly phytoplanktons and microscopic algae, जो मैंने आपको बताया अभी. Besides them, a number of macroscopic seaweeds as brown and red algae also contribute to primary production. Consume consumers. Primary consumers, these are herbivores feeding directly on producers such as crustaceans, fishes, etc. Secondary, these are carnivore species feeding on herbivores. Territory consumers, these are top carnivores which feed on secondary consumers. Decomposers, the microbes like bacteria, fungi actively decompose the dead organic matter of producers and consumers and make inorganic nutrients. Pond ecosystem or lake ecosystem. Pond or lake ecosystem is the area where fresh water almost remains stagnant, जो वहाँ पे ही रहता है, जो flow नहीं करता है. It is also called lentic ecosystem. Pond is defined as any body of water over 1 kilometer square area that is inundated wet for more than 8 months. Lakes have been found to exhibit distinct zones of biological activities, largely determined by the availability of light and oxygen. The most important biological zones are littoral zone, euphotic zone, and aphotic zone or benthic zone. What is littoral zone? It is shallow water zone in which rooted plants exist. Euphotic the zone. The upper layer of the water through which sunlight can penetrate effectively is called euphotic zone. All plants growth occurs in this zone. In deep water, algae grows as the main plant. It is the in aphotic zone or benthic zone. It is the deep bottom zone where light penetration is very difficult and practically negligible. It is a zone of little productivity. उसमें भी बायोटिक कंपोनेंट्स आएंगे और एबायोटिक आएंगे. प्रोड्यूसर्स, these are mainly phytoplanktons, attach algae and other free floating plants like hydrilla and lichens. Hyacinth. Consumers, main consumers are zooplankton, insects, crabs, small fishes, crocodiles and many birds. Decomposers, these are mainly bacteria and fungi. Abiotic components, inorganic substance like carbon dioxide, water, dissolved oxygen, nitrogen, inorganic salts, organic substance like carbohydrates, lipids, proteins, physical factors like sunlight, rainfall, soil temperature, pH, कई सारे आएंगे. अब river ecosystem, these are fresh ecosystem characterized by the water current that provides more uniform oxygen and nutrient in the water. Their dissolved oxygen is higher than the pond or lake ecosystem as streams are shallow, have large surface exposed to air, and constant motion churning the water provides more dissolved oxygen. The streaming organisms are less tolerable to depletion in DO and becomes victim of industrial effluent discharge in it. अब आएगा रिवर. रिवर में क्या, रिवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज दे शेप द लैंडस्केप. Rivers are large streams that flow downwards from high mountain to plain area and fall into the sea. So, river ecosystem encounter the different conditions during its journey. In mountain highland, it has cold, clear water as waterfall with sufficient DO. It has periphytons and high oxygen demanding fish. In plain area, here the water becomes warmer and support varieties of plants and less oxygen demanding fishes. Falling in sea, third phase. Here they are very rich in biotic diversity. Moving down the hill, rivers shape the land and bring them loads of silt rich in nutrients deposited in plains and in deltas before reaching the sea. The special environment created when the fresh water from the river mixes the salt water called estuarine. The longest river is the river Nile in Africa and Amazon River in South America. ठीक है. अब riverine और components of stream ecosystems are same. Minor difference आएगा वरना मेजर सेम रहेगा. प्रोड्यूसर्स बायोटिक में
the chief producers that may remain permanently attached to a firm substrate of green algae. Consumers. Variety of animals are found which are freshwater sponges, larvae, snails, flatworms, fish, and positive rheotaxis. ठीक है डिकम्पोजर्स वेरियस बैक्टीरिया एंड फंगी एक्ट एज डिकम्पोजर्स और एबायोटिक में आएगा चीफ कंपोनेंट्स आर सोलर रेडिएशन पीएच ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिसॉल्व ऑक्सीजन एक्सेट्रा estuarine ecosystem. An estuary is a partially enclosed coastal area at the mouth of a river where freshwater and salty water meets. It is strongly affected by tidal action. Constant mixing of water stirs up the silt and makes the nutrient available to producers. The flow and tidal current of any location vary diurnally, monthly, and seasonally. So the organisms show a tolerance to the different conditions of temperature and salinity. Such organisms are called eurythermal or eurythylline. Estuaries are the most fertile place of the world. Remember, of the world. And are of much use to human beings due to high food potential. Estuaries have high biodiversity and many species are endemic. Certain migratory fishes like salmon spend their half-life in the freshwater and half-life in saline water. Example of estuaries are salt marshes that can be found nearer to the coast. A river feeds directly into the ocean. The largest estuary is in the US. नाम है चेसापिकाए बेरी बे ठीक है थोड़ा नाम थोड़ा अजीब है थोड़ा Unfortunately, estuaries have not been seen as valuable and in past were seen as worthless and used as dumps. But now scientists have realized that this region is extremely nutrient rich because of sediment deposition of river. Hence, this ecosystem needs to be managed judiciously and protected from any type of pollution. Again, components, producers. These are macrophytes, seaweeds, seagrass, marsh grass, benthic microphytes, and phytoplanktons. Consumers, a number of zooplanktons, crabs, crustaceans, and fishes capable of surviving in the estuarine condition from primary, secondary, and tertiary consumers. Decomposers, bacteria and fungi break down the complex and dead organic matter. ये पूरा हो गया नेचुरल इकोसिस्टम. अब आएगा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हम उसको एंथ्रोपोजेनिक भी कह सकते हैं, मैन मेड भी कह सकते हैं, आर्टिफिशियल भी बोल सकते हैं. क्यों? क्योंकि उसमें ह्यूमंस का हाथ है उसको बनाने में. ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? डाइवर्सिटी विल बी लेसर कंपेयर्ड टू द नेचुरल इकोसिस्टम. Unfavorable species are likely to taper off slowly. They have definite goals, while natural systems do not have any kind of definite goals. Artificial systems are more fragile and are more vulnerable to failure due to lack of diversity. Artificial ecosystems are more productive from anthropocentric perspectives. कैसे? Crop yields is increased due to improved cultivation techniques. Milk yield is increased due to recent animal husbandry practices. और लास्ट वाला जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है, ऑल सो कॉल्ड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स आर ओनली सेमी आर्टिफिशियल. जैसे कि मैंने बताया कि ह्यूमंस ने उसको बनाया है, पर कैसे बनाया है उसको डिपेंड तो पूरा का पूरा ऐसा नहीं है कि वो ह्यूमंस पे ही डिपेंड करेगा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. उसका भी डायनामिक्स को और कॉस्मिक लॉ को उसको तो उस नेचर का फॉलो करना ही पड़ेगा. इसीलिए मैन इज ओनली अ डिस्कवर बट नॉट अ मेकर ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम. सॉरी, नेचुरल लॉस. ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? तो मॉडर्न सिटीज है, हाइड्रोपोनिक्स, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स विदाउट सोइल एंड सनलाइट, ओनली वाटर पे डिपेंडेंट ही जो कल्टीवेशन टेक्निक है उसे हाइड्रोपोनिक्स किया गया है. Skylabs and spaceships, poultry, piggeries, zoos, social forest, industrial green belts, mechanized agriculture farms, national parks, wildlife sanctuaries. These are the
main example of artificial ecosystems. In all above artificial ecosystem, most of the inputs, outputs and interactions are planned by man. तो ये मैंने पूरा नेचुरल मेजर इकोसिस्टम्स मैंने पढ़ के बताया है। इस सच इसको कुछ रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार समझ लो शांति से, ठीक है। इसमें कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी नहीं है कि जो आपको याद करनी पड़े, ठीक है। एक बार पढ़ लोगे हो जाएगा अच्छे से। तो ये था पूरा वीडियो मेरा मेजर इकोसिस्टम के ऊपर। उसके अंदर हमने नेचुरल और आर्टिफिशियल पढ़ा, नेचुरल के अंदर हमने टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक पढ़ा, एक्वेटिक के अंदर और टेरेस्ट्रियल के अंदर भी हमने उसके सब पार्ट्स पढ़े, और आर्टिफिशियल का उसका कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा और उसका हमने एग्जांपल्स देखे। तो ये था मेरा वीडियो पूरा मेजर इकोसिस्टम्स पे। अगली वीडियो में हम सक्सेशन वाली चीज़ देखेंगे कि सक्सेशन क्या होता है, ठीक है। और दूसरा हम पढ़ने वाले हैं आइडियल इकोसिस्टम क्या है। तो ये दो चीज़ हम अगली वीडियो में हम कवर करेंगे। आज के ये वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरे ये ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस अगर देखने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और आज के लिए थैंक यू, जय हिंद।